बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। सीरिया से जुड़ी बड़ी खबर। सीरिया पर विद्रोहियों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। विद्रोहियों ने 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है, राजधानी दमिश्क तक जा पहुंचे हैं और दावा यही किया जा रहा है इस वक्त विद्रोहियों की तरफ से कि दमिश्क भी उनके कब्जे में आ चुका है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उनके कब्जे में है। इस सब के बीच इससे पहले होम्स, हमा और दारा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। दमिश्क में असद के घर में विद्रोही घुस चुके हैं। सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष होने की खबरें भी सबके बीच आ रही है। लेकिन 27 नवंबर से जिस तरह से एक बार फिर से 2020 में हुए सीजफायर को तोड़ते हुए बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोही एक्टिव हुए और यह लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते 27 नवंबर से जो शुरू हुई थी, आज 8 दिसंबर को यह राजधानी दमिश्क तक पहुंच चुकी है। राजधानी दमिश्क पर कब्जे का दावा किया जा रहा है विद्रोहियों की तरफ से। विद्रोहियों के बीच सेना और विद्रोहियों के बीच 27 नवंबर को शुरुआत हुई थी संघर्ष की और इसके बाद विद्रोही मजबूत होते गए, टैंकों पर सवार होकर राजधानी की तरफ बढ़ते गए। उन्होंने हमा शहर को अपने कब्जे में लिया। दारा में स्थानीय विद्रोही गुट ने कब्जा कर लिया। होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों के कब्जे का दावा हुआ और उसके बाद आज 8 दिसंबर को दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुस चुके हैं और बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति है, जिनके खिलाफ ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ था, उनके देश छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। विद्रोही राजधानी में पहुंच चुके हैं, जेल तोड़े जाने की खबरें हैं। विरोधी जो थे वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बशर अल असद की मुखालफत कर रहे थे वो सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इस सब के बीच जो बशर के समर्थक थे, असद के समर्थक थे, वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं और किसी भी तरह से राजधानी दमिश्क और सीरिया को छोड़ना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप बताने को काफी हैं कि कैसे विद्रोही लगातार मजबूत होते चले गए और एक के बाद एक दमिश्क, होम्स, हमा और दारा पर कब्जा करते गए। ये तस्वीरें बताने को काफी है कि दरअसल इस वक्त सीरिया में हो क्या रहा है। हालांकि इसकी पूरी टाइमलाइन और शुरुआत को हम देखें तो ये शुरुआत हुई थी मार्च 2011 से, जब बशर अल असद के खिलाफ दारा शहर से ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन किस तरह से यह गृह युद्ध आगे बढ़ता गया, विद्रोहियों को बाहर से समर्थन मिलता रहा, लेकिन असद को जो समर्थन ईरान की तरफ से मिला था, हिजबुल्लाह की तरफ से मिला था और बाद में कैसे सीरिया उसके समर्थन में आया था, उसके बाद जाकर 2020 में यह गृह युद्ध ठंडा पड़ता नजर आया था। लेकिन एक बार फिर से 27 नवंबर को विद्रोही अचानक से एक्टिव हुए और उसके बाद विद्रोही आगे बढ़ते गए और पिछले 11 दिनों में विद्रोहियों ने 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। संजीव, फिलहाल 27 नवंबर को लेकर ही आपसे बात करते हैं। 27 नवंबर को तहरीक अल शाम का एक्टिव होना और उसके बाद 8 दिसंबर को राजधानी तक पहुंच जाना, खबर बशर अल असद को लेकर क्या है? क्या देश छोड़ चुके हैं या फिर वहीं पर किसी सेफ जोन में हैं जहां पर कि विद्रोही कभी नहीं पहुंच सकते? किस तरह की अपडेट सीरिया से आपके पास, दमिश्क से आपके पास? तो सबसे पहले आपको बशर अल असद और उनके परिवार के बारे में बताएं। कल शनिवार को शाम 5 बजे के करीब एक हवाई जहाज में सवार होकर के बशर अल असद और उनका परिवार अज्ञात लोकेशन की तरफ बढ़ गया और वो सीरिया के आसमान में हवाई जहाज ने पहले एक दिशा पकड़ी और उसके बाद फिर ठीक उसके उल्टी दिशा तुरंत लेकर के, और जो विरोधियों के रेडार थे उनसे बचने के लिए उनकी कोशिश ये थी कि चकमा देते हुए निकल जाएं और वो अज्ञात लोकेशन की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारियां आ रही हैं वो काफी गंभीर है। उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि बशर अल असद का विमान शॉट डाउन कर दिया गया है और वो विमान जो उड़ गया था 5 बजे शाम में और सीरिया के एयर स्पेस से निकला था। अब कुछ खबरें ये कह रही हैं कि बशर अल असद का विमान शूट डाउन किया गया है। अब इस बारे में
फॉर्मल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि उनके पास एक ही डेस्टिनेशन था, एक ही रास्ता था जहां वो अपने आप को महफूज पाते, सुरक्षित पाते, और वो था रूस। वो रूस पहुंचने की कोशिश करते, ऐसा विद्रोही बेहतर जानते थे, पहले से जानते थे। शायद उनको निकलने में देरी हुई और उनको घेरने की सारी तैयारियां हो गई थी, क्योंकि कल शाम से लेकर के अब करीब करीब 20 घंटे का समय बीत चुका है और उनके लोकेशन के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वो किस क्षेत्र में गए हैं, कहां उनका परिवार है, कहां उनका प्लेन लैंड किया है, ये सारी जानकारियां अब तक उपलब्ध नहीं थी। और जो पहली जानकारी अब आ रही है मकसूद, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि विद्रोहियों ने उनके हवाई जहाज पर हमला बोला है और ऐसा लगता है कि नुकसान हुआ है उन्हें। वो क्या सुरक्षित है या नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं। संजीव, लेकिन सवाल इसी को लेकर 2011 में दारा शहर से जिस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, करीब करीब 13 सालों से उससे लड़ते आ रहे थे, लेकिन महज पिछले 11 दिनों में न सिर्फ 5 बड़े शहर बल्कि राजधानी दमिश्क और खुद सत्ता को छोड़ना पड़ा बशर अल असद को। असद कहां कमजोर पड़ गए, किसका समर्थन नहीं मिल रहा था असद को? देखिए, एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है बशर अल असद की। उनके पिता और वो दोनों मिलकर 54 सालों तक सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन जो चुनौतियां बशर अल असद को झेलनी पड़ी, वो हाफिज अल असद को नहीं झेलनी पड़ी थी, उनके पिता को। बशर अल असद के आते ही लगातार जो विद्रोही हैं उनके खिलाफ हो गए, और विद्रोही यूं ही खिलाफ नहीं हुए, उन्हें तुर्की ने मदद की, जबरदस्त मदद की, क्योंकि तुर्की की हमेशा ये शिकायत रही है कि जो कुर्द है विद्रोही, उसके खिलाफ उसको सीरिया में शरण मिलता है। और सीरिया में शरण चूंकि कुर्दों को बशर अल असद देते हैं, लिहाजा वो उनके खिलाफ था। तो जो सेना तैयार हो रही थी बशर अल असद के खिलाफ, वो कायदा से अपने आप को जोड़ती थी और उस सेना की मदद कर रहे थे टर्किश, और खासतौर पर एर्दोगान का बड़ा इंटरेस्ट रहता था इस कार्य को करने में। कोशिश एर्दोगान की ये थी कि सेना जैसे बशर अल असद का मजबूत होती चली जाए, लगातार कुछ एरियाज पर थे, उस पर सीरिया के कब्जे में थी भी। लेकिन हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों में पाया ये गया कि बशर अल असद के जितने भी बैकर्स थे, जो उन्हें मदद करते थे सत्ता में बने रहने में, चाहे आप बात रूस की करें, ईरान की करें, और ईरान के जो सहयोगी हैं हिजबुल्लाह, उनकी करें, ये सब के सब अपनी अपनी समस्याओं में मुलव्विस हो गए, अपनी मशगूल हो गए, और उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो अपनी समस्या के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने बशर अल असद और सीरिया की फिक्र छोड़ी और रूस यूक्रेन के युद्ध में मशगूल था। उसके आप जानते हैं कई लाख सैनिक मारे गए हैं। वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल यूक्रेन को दबाने में कर रहा है। उसी प्रकार हमने देखा कि हिजबुल्लाह मदद किया करता था, अपने सैनिक भी भेजा करता था वो, लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत के बाद वहां एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है, सब कुछ बिखराव आ गया है। ईरान जो कि हिजबुल्लाह और यमनी हुतीज के जरिए मदद किया करता था, ईरान भी आज की तारीख में आप जानते हैं इजराइल से परेशान है, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका और पश्चिमी ताकतें खड़ी हैं, तो वो अपनी रक्षा कर रहा है। और ईरान में भी आप देखिए इस्माइल हानिया को मारा गया, हमास के नेता कुछ नहीं, ईरान। और इसको इस लिहाज से भी देखें संजीव, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि जो सप्लाई लाइन है हथियार से लेकर बाकी चीजें, वो सीरिया के रास्ते ही हमास तक पहुंच रही थी, सीरिया के रास्ते ही वो हिजबुल्लाह तक जा रही थी, तो वो सप्लाई चेन काटना जरूरी थी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, या फिर उस ग्रुप के लिए जो कि चाहते थे कि वो इजराइल को किसी तरह से मजबूत कर पाए या उसे बचा पाए। आप बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि बात अमेरिका की, सीरिया के हालातों पर अमेरिका की नजर है। बाइडेन की टीम सीरिया पर नजर रख रही है। अमेरिका में पावर ट्रांसफर से पहले सीरिया में पावर बदल गया है, पावर सेंटर बदल गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता छोड़नी पड़ी है, और इस सबके बीच सीरिया के हालातों पर अमेरिका अपनी नजर बनाए हुए हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन की टीम सीरिया पर नजर रखे हुए है। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है, राजधानी दमिश्क में दाखिल हो चुके हैं विद्रोही, और बशर अल असद के बारे में कोई भी ऐसी सूचना अभी नहीं है। संजीव, बात अमेरिका की हो रही थी, अमेरिका हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। जनवरी में पावर ट्रांसफर होना है, सत्ता का हस्तांतरण
लेकिन दिसंबर में ही सीरिया में वो हो रहा है जो कि 2011 में जिसकी शुरुआत हुई थी और अमेरिका इसके साथ खड़ा हुआ था। क्योंकि सीरिया में जो भी हो रहा है मकसूद, वो बिग पावर गेम जो है दुनिया में, दो ध्रुवों की लड़ाई, उसी का फॉल आउट है। बिग पावर गेम जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेटो के देश है, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान है। और आज की तारीख में रूस और ईरान क्योंकि कमजोर पड़े हैं, तो उनके मातहत जो भी देश और शासक आ रहे हैं वो सब कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। और 20 जनवरी को जब सत्ता का स्थानांतरण होगा तो उसके पहले इरादे क्या है ट्रंप के, ये जाहिर करना वो शुरू कर चुके हैं। दो घटनाएं एक साथ घटी हैं कल। बशर अल असद सीरिया दमिश्क से भागे हैं और वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है ट्रंप की। पेरिस में इमानुएल मैक्रों ने मुलाकात करवाई और ये मुलाकात अपने आप में इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि अमेरिका का प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन ज़ेलेंस्की को रहेगा और ये रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लिहाजा रूस और बाकी के देश चाहेंगे कि उनकी जो लड़ाइयां हैं वो खत्म हो, संसाधनों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और यूक्रेन में एक ऑनरेबल एग्जिट, एक सम्मानपूर्ण एग्जिट चाहता है रूस। और इस बात को इंश्योर करने के लिए जरूरी था कि वो बशर अल असद जैसे अपने किरदारों को भी छोड़ दे और यही हुआ है। देखिए आज की तारीख में बशर अल असद के जो समर्थक थे वो उन्हें पीछे से छोड़ के चले गए और एक रास्ता भी नहीं रह गया और बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। और ये तभी क्लियर हो गया था कि सप्लाई लाइन की आप बात कर रहे हैं, सदर्न कोस्ट के ऊपर रूस के जहाजी बेड़े खड़े होते थे और जब भी आवश्यकता पड़ती थी विद्रोहियों के ऊपर वो हमला कर देते थे। लेकिन जैसे ही होम्स शहर गिरा उसके बाद तो ये तय हो गया कि सप्लाई लाइन कट गई और जो विद्रोही थे वो होम्स होते हुए दमिश्क पहुंच जाएंगे और वैसा ही हुआ। और इसी कारण से आपने देखा कि बहुत तेजी से दमिश्क जो है वो गिर गया और अचानक से बशर अल असद को भागना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखें। सीरिया संकट पर अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। सबके बीच